नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं विनय सीतापति। उनकी हाल में ही आई किताब जुगलबंदी जो है भाजपा मोदी युग से पहले बहुत चर्चा में है। सबसे पहले इनको हमने जाना कि इन्होंने पीवी नरसिम्हा राव पे बड़ी एक चर्चित किताब लिखी और वह किताब भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आई और दोनों में चर्चित हुई, हाफ लायन करके। अभी ये जो किताब है वो किताब बेसिकली अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी पे है। स्वागत है विनय आपका। आप पत्रकार भी रहे हैं, लॉयर भी हैं या वकील भी रहे हैं और अभी एकेडमिक्स दुनिया से जुड़े हुए हैं। तो थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को अपनी जो पर्सनल जर्नी है कि बहुत सारे खासतौर पे नौजवान जो हैं अलग-अलग चीज़ों में उनको लगता है कि मैं यहाँ फिट नहीं हूँ। तो ज़रा इसके बारे में बताइए कि आपका शुरुआत कैसे हुई और ये माइग्रेशन कैसे हुआ? अलग-अलग रोल में आप कैसे आए और एक राइटर तक पहुँचे? अम, हाँ, रंगनाथ जी, पहले ये साक्षात्कार के लिए शुक्रिया। मैं भी कहीं पे मैं फिट नहीं हुआ, और मैं तो एक मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। तो लोग कह रहे थे कि तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, इंजीनियर बनो, वगैरह वगैरह। तो मेरे मन में ये नहीं था। मैं गणित शास्त्र में मेरी टैलेंट वहाँ पे तो नहीं थी। तो इसीलिए जब मैं 17 साल का था तो ये नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर एक नई लॉ स्कूल आई थी, और मैंने उसका एंट्रेंस एग्जाम देखा और उसमें बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स पे आधारित था वो एग्जाम। तो मैंने वो दिया और 5 साल में मैं वहाँ पे रहा। पर मुझे कभी वकालत करने में मेरे मन में कभी नहीं था कि मैं वकील बनूंगा। मैंने इंटर्नशिप भी किया था, तो मेरे मन में ये नहीं था। बस 5 साल मैं वहाँ पे रहा क्योंकि मुझे इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बनना था। बट तब से ही मुझे न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ने में या राजनीति में मुझे थोड़ा बहुत तो रुचि तब से ही शुरू हुई। फिर उसके बाद मैं हार्वर्ड लॉ स्कूल गया था। सच्चा वाला हार्वर्ड लॉ स्कूल में गया था 1 साल के लिए वहाँ पे। और फिर उसके बाद मैं अपने आप को मैंने कहा था कि भाई, अभी मैं हार्वर्ड गया हूँ, असली वाला हार्वर्ड। उसके बाद अगर मैं अपने मर्जी से प्रोफेशन नहीं मैं चयन कर सकता हूं तो कौन कर सकता है। इसके लिए मैंने बहुत सोचना शुरू किया कि मुझे क्या पसंद है, मैं क्या करना चाहता हूं, लोग क्या कह रहे हैं। वो तो मैं कम सोच रहा था। तब मैं ज्यादा सोच रहा था कि मुझे क्या पसंद है। तब मुझे लिखने में मुझे रुचि थी। मुझे राजनीति में रुचि थी, लोगों से बात करने में मुझे रुचि थी। तो इसके लिए मैं 2-3 साल के लिए मैं इंडियन एक्सप्रेस में मैं बतौर पत्रकार काम किया। और फिर उसके बाद मैं 5-6 साल के लिए मैंने पीएचडी भी की पॉलिटिकल साइंस में। तो अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि शुरुआत में क्या मेरा ये मकसद था कि मैं एक लेखक बनूं, मैं एक अध्यापक या प्रोफेसर बनूं, ये नहीं था। बस जो मुझे पसंद आया मैंने वो किया, और जो पसंद नहीं आया मैंने वो नहीं किया। और मेरे पिताजी हमेशा मुझे कहते थे कि तुम जो भी करना चाहते हो करो, बस जो भी तुम करोगे उसमें तुम्हें अव्वल नंबर पहुंचना पड़ेगा। वो मुझे और तुम्हें उसी में खुशी पानी होगी, क्योंकि और कोई तुम्हें खुश नहीं करेगा। इसीलिए अब मैं लेखक भी हूँ, बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी हूँ। और अब मैं खुश भी हूँ और इसमें मुझे रुचि भी है। आप किस शहर में पले बढ़े? आपकी हिंदी बहुत अच्छी है और नहीं नहीं नहीं, मेरी हिंदी काफी खराब है रंगनाथ जी। मैं बंबई में पढ़ा। घर में हम अंग्रेजी बोलते थे, जैसे आरएसएस नेहरू को कहते थे ना, मकौले पुत्रा। मैं बिल्कुल मकौले पुत्रा हूँ। मैं अपने माँ बाप से अंग्रेजी में बात करता था। इसीलिए जब मैंने अभी इस किताब के लिए मैंने 200 लोगों का साक्षात्कार भी लिया है, और उसमें से बहुत से आरएसएस, स्वदेशी जागरण मंच, जो भाजपा के जो सीनियर अध्यक्ष हैं, और वो लोग मकौले पुत्रा जैसे लोगों को नहीं चाहते हैं। जैसे कि अर्नब गोस्वामी उनको लटियंस लिबरल कहते हैं। तो मैं उसका कार्ड कैरिंग मेंबर आप कह सकते हो। मेरी परवरिश बांद्रा में हुई, और बांद्रा हैपनिंग प्लेस है मुंबई का, तो मेरी परवरिश वहां पे हुई। और मैं 37 साल का हूँ रंगनाथ जी। और मुझे अभी भी याद है कि 1990s में जब मेरी परवरिश हो रही थी, तो मुझे अभी भी याद है कि तब हिंदुस्तान में 2 राजनीतिक लहर दौड़ रहे थे। एक था लिबरलाइजेशन। मुझे अभी भी याद है कि पहला मैकडॉनल्ड्स आया था 1995 में मेरे घर के पास, और लंबी लाइन थी और मैं वहां पे खड़ा रहा। और फिर उसके बाद जब मैं एकेडमिक बना, तो मुझे ये अध्ययन करना मैं चाहता था कि
मैकडॉनल्ड्स क्यों आया, लिबरलाइजेशन क्यों हुई। और इसीलिए मैंने वो पहली किताब नरसिम्हा राव पर मैंने आधारित किया, और नरसिम्हा राव मेरे ख्याल से उन्होंने हिंदुस्तान में काफी बदलाव लाया 1990s में। और रंगनाथ जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप ये भी जानते हैं कि 1990s में दूसरी लहर जो दौड़ रही थी वो थी भाजपा का विकास। आप तो जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने 96 में, फिर 1998 में, और फिर उसके बाद 5 साल के लिए 1999 में। तो ये दो चीज जो थी, नरसिम्हा राव की प्रधानमंत्री, जब प्रधानमंत्री बने 5 साल के लिए, लिबरलाइजेशन आया, और वाजपेयी और भाजपा का विकास का सत्ता पे आना। तो दोनों जो मेरी अभी अब तक मैंने किताब लिखी है, ये इन दोनों पे आधारित है। और ये आप ये कह सकते हैं कि जो टॉपिक का चयन मैंने किया है, ये मेरे परवरिश का कारण, आई मीन इसीलिए हुआ है। बहुत अच्छी बात है। हम तो ये आपसे आगे पूछने ही वाले थे कि आपने आखिर आपका जो बैकग्राउंड है वो लॉ का है, और आपने खुद कह दिया, मान लीजिए मैं काले पुत्र तो नहीं कहता, लेकिन हाँ इंग्लिश एलिट जिसको एकेडमिया की लैंग्वेज में कहें, कि नेशनल एलिट और रीजनल एलिट जिसको लोगों ने परिभाषित किया है कि हिंदी मीडियम से पढ़े हुए सवर्ण और बेसिकली बॉम्बे, चेन्नई और दिल्ली सेंट्रिक जो है नेशनल एलिट कह लें या इंग्लिश एलिट कह लें, तो वो तो भी हम कहते हैं नेहरूवियन एलीट, वो नाम देते हैं उसको। तो हम मान लीजिए नेहरूवियन एलिट। लेकिन हम एक ब्रीफ क्वेश्चन बस पूछना चाहेंगे पाठकों की जानकारी के लिए, कि आपने जैसे अपने आभार में, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, एक इंटरव्यू सिर्फ इसी पे हो सकता है, कि आपने फैमिली का कहा कि आप ऐसे परिवार से हैं जो शब्दों का धनी है। तो जरा अपना, मैं चाहूंगा कि अगर आपका ऐसा बौद्धिक परिवार है तो प्लीज आपके माता पिता का क्या प्रोफेशन था, या आपके घर में कोई और राइटर था या नहीं था। ठीक है, आर्थिक स्थिति से इसका संबंध हो सकता है कि आप अच्छे स्कूल गए होंगे, या दून चले जाएं या हार्वर्ड चले जाएं, लेकिन मैं उस इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड को समझना चाहता हूं जिसमें एक लेखक तैयार होता है। एक तो मेरे परिवार जो हैं वो काफी बेबाक हैं, बोलते हैं, लड़ाई करते हैं, सब चीज पर हम लोग विवाद विवाद करते हैं। तो हम उस तरह के परिवार हैं। मेरे माँ जो थी वो प्रोफेसर है, बम्बई यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाती थी बहुत सालों के लिए, सोशियोलॉजी पढ़ाती थी। तो मैंने वो भी देखा है, वो एकेडमिक करियर मैंने देखा है। मेरे पिताजी प्रोफेशनल थे, इंजीनियर थे, आईआईटी से थे। तो मैंने काफी उस तरह का माहौल में भी, जैसे हम बात करते थे कि क्या मैं इंजीनियर बनूं या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं, सिर्फ अध्यापक की बात नहीं थी। और मेरे भाई जो भी हैं वो सितार बजाते हैं, और वो हालांकि वो मार्केटिंग में हैं, वो मार्केटिंग कंपनी में काम करते हैं, बट उनकी भी काफी लिखने में रुचि है। वो खुद उन्होंने 1 साल पहले उन्होंने एक बेस्ट सेलिंग बुक लिखा है मार्केटिंग पर, द HUL वे, CEO फैक्ट्री। जो जो लोग मार्केटिंग में हैं वो पढ़ते हैं। तो हाँ, अभी, तब मुझे पता नहीं था, बट अभी आप कहते हैं कि क्या जो मेरी परिवार था वो लेखकों का परिवार था। हाँ, अभी आप अगर कहेंगे तो हाँ, मैं तो जरूर हाँ कहूंगा। बट रंगनाथ जी, मैं जो स्कूल में गया था, मैं बांद्रा में था, मेरे जो साथी थे वो बॉलीवुड से जुड़े हुए थे, बॉलीवुड डायरेक्टर, स्टंट डायरेक्टर, उनके बच्चे वगैरह वगैरह। तो वहां पे तो लिखने का, पढ़ने का नाम तो नहीं है ना, बिल्कुल नाम भी नहीं है बांद्रा में। तो मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जो माहौल था मेरे घर में, ये दो तरह का माहौल था। एक तो पढ़ाकू लेखकों का, और दूसरा बांद्रा में बॉलीवुड वगैरह वगैरह उसका। अभी भी मुझे रंगनाथ जी, अभी आप पूछ रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि अभी भी मुझे अच्छी तरह पता है कि हिंदुस्तान में जो लेखकों की जिंदगी है उसमें पैसे नहीं है। बहुत कम लोग हिंदुस्तान में पढ़ते हैं, अखबार भी कम लोग पढ़ते हैं, इस सब के बारे में कम चर्चा करते हैं। जितने लोग मेरे किताब पढ़ते हैं वो तो एक ड्रॉप इन दी ओशन है, जो लोग बॉलीवुड फिल्म देखते हैं। मुझे अच्छी तरह ये पता है, और इसीलिए मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि दोनों किताबों में मैं सिर्फ लेखकों और बुद्धिजीवियों के लिए मैं लिखता नहीं हूं। मैं प्रयास ये करता हूं कि सब लोग पढ़ सकते हैं। हाँ, फुटनोट है, ये तो गहरी जो सब्जेक्ट्स है वो काफी गहरी सब्जेक्ट्स है, बट मैं प्रयास तो जरूर करता हूं कि जो लोग बुद्धिजीवी परिवार से न हो, जो लोग अध्यापक नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, जर्नलिस्ट भी नहीं है, फिर भी उनको इस किताब पढ़ने से मजा आना चाहिए। ये मेरे लिए काफी महत्वपूर्ण है। हम आते हैं आपकी किताब पे, जिस किताब के लिए हम आज हम मिल रहे हैं, जुगलबंदी,
भाजपा मोदी युग से पहले। किताब के बारे में थोड़ी और बातचीत करने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मोदी जी को आए हुए केवल हमारे पास भी किताब तो मोदी जी को आए हुए अभी 6 साल ही हुए हैं। ठीक है, मोदी जी के समय में जिस तरह की चीजें हो रही हैं, लोग मान के चल रहे हैं कि भाजपा के इतिहास में या देश के इतिहास में अनप्रेसिडेंटेड है, अभूतपूर्व है। लेकिन फिर भी भाजपा की एक दो सबसे ऐतिहासिक शख्सियतों पे किताब लिखते हुए इसमें इस तरह से सब टाइटल की तरह यूज करना कि भाजपा मोदी युग से पहले, तो आपको नहीं लग रहा है कि काफी लोडेड है कि 6 साल के टेन्योर को या कार्यकाल को आपने एक युग माना है और आप बीजेपी के इतिहास को मोदी युग, मोदी जी के नाम से या उनके कार्यकाल से डिफाइन करना चाहते हैं? तो रंगनाथ जी, जो आप कह रहे हैं मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। हिंदू राष्ट्रवाद की ये जो यात्रा है वो 100 साल पुरानी है, और वो 100 साल में आप कह सकते हैं कि 6 साल क्यों लोग बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के बारे में, बट ये यथार्थ जो करंट सिचुएशन है, मेरे ख्याल से जो मेरे पीढ़ी के हैं वो लोग सिर्फ मोदी के बारे में जानते हैं। हालांकि जैसे आपने कहा था, ये तो सिर्फ हम युग क्यों कहें, ये तो सिर्फ 6 साल पुरानी है वगैरह वगैरह, बट ये नेगेटिव बात, मेरे ख्याल से नकारात्मक बात ये है कि आज की युवा पीढ़ी, चाहे वो नरेंद्र मोदी के समर्थक भी हो या उनको पसंद नहीं आए फिर भी, या वो आलोचक हैं, फिर भी वो समझते हैं कि भाजपा, अगर वो भाजपा का नाम लेंगे तो वो कहेंगे नरेंद्र मोदी या अमित शाह। और मेरे ख्याल से ये गलत है, क्योंकि उनके पहले 100 साल पुराना एक युग, बहुत से युग है। एक तो वाजपेयी अडवाणी का युग जिसके बारे में मैं लिख रहा हूँ, और उसके पहले है श्याम प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय। हालांकि श्याम प्रसाद मुखर्जी 1953 में उनका निधन हुआ है, पर दीनदयाल उपाध्याय को आप देखिएगा तो वो 1950s के आसपास से 1968 तक वो जनसंघ के सचिव रहे। जनसंघ भाजपा का पुराना नाम है। तो मैं, जो आप कह रहे हैं, मैं बिल्कुल उससे सहमत हूं। इसीलिए मैंने सिर्फ एक अध्याय नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बारे में लिखा है अंत में। हाँ, मैं जरूर, जब वो बच्चे हैं, जब किस राजनीतिक माहौल में उनका परवरिश हुआ, मैं उसके बारे में लिखता हूं। बट इस कहानी का अंत तब होता है जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह केंद्रीय सरकार की ओर बढ़ते हैं, तो इसीलिए ये अंत होता है। बट हाँ, आप बिल्कुल जो कह रहे हैं, ये इसीलिए मैंने ये किताब लिखा है, क्योंकि आज के युवा पीढ़ी समझते हैं कि हिंदू राष्ट्रवाद मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह। और मैंने इस किताब के माध्यम से मैंने ये पाठकों को दिखाया है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को समझने के लिए इस युग, जो हालांकि अभी आप युग नहीं, ऐसे भी आप कह सकते हैं कि ये युग नहीं है, बट इस समय को समझने के लिए आपको 100 साल पहले 1920s में आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, जब वीडी सावरकर ने वो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत प्रचलित निबंध हिंदुत्व के बारे में उन्होंने लिखा। किताब का आइडिया आपके दिमाग में कब आया? क्या ऐसा कभी है कि वाजपेयी जी से आपने मिलने की कोशिश की थी या उनको जानने समझने की कोशिश की थी उस जमाने में, या उनके निधन के बाद ही आइडिया आया और फिर आप रिसर्च आपने शुरू किया? एक तो मैं नरसिम्हा राव, जो मेरी पहली किताब थी, आधा शेर, अंग्रेजी में उसका नाम है हाफ लाइन, वो 2016 में उसका प्रकाशन हुआ। और उसके बाद मैंने लोग कह रहे थे कि अभी तुमने नरसिम्हा राव के बारे में लिखा, लिबरलाइजेशन के बारे में लिखा, तुम भाजपा के बारे में लिखिएगा। और मैंने कहा था ना कि रंगनाथ जी, मैं 1990s का बच्चा हूँ, तो तभी तो 1996, 98 और 99 में वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने। तो मैं सोच रहा था कि वाजपेयी की जीवनी के बारे में मैं लिखूंगा। और जब मैंने शोध करना शुरू किया रंगनाथ जी, तो एक तो जो आपने प्रश्न का उत्तर यह है कि मैं 3 या 4 साल मैं इस पर मैंने काम किया। तब तो वाजपेयी जी बोल नहीं सकते थे, वो तो जिंदा थे बट बोल नहीं सकते थे। मैंने उनके परिवार के साथ मैंने बात किया है। मैं अडवाणी से मिला हूं, बट वाजपेयी जी मिलना, वो कुछ बोल नहीं सकते थे तब, तो वो एक बात है। और पहले मैं सोच रहा था कि मैं सिर्फ वाजपेयी के बारे में, वाजपेयी की जीवनी के बारे में लिखूं, जैसे कि मैंने नरसिम्हा राव की जीवनी के बारे में मैंने लिखा। पर फिर मुझे शोध के वक्त तुरंत पता चला कि वाजपेयी को समझने के लिए हमें अडवाणी को समझना जरूरी है। सिर्फ एक के बारे में अगर तुम लिखोगे तो कहानी अधूरा रह जाएगा। इसीलिए मैंने वाजपेयी और अडवाणी के बारे में लिखना शुरू कर दिया। और फिर लिखते लिखते मुझे पता चला कि वाजपेयी और अडवाणी तो सिर्फ एक मिरर है हिंदू राष्ट्रवाद की विकास का। तो फिर मुझे भाजपा के बारे में भी लिखना है,
हिंदू महासभा आरएसएस के बारे में भी लिखा है, और मैं वाजपेयी और अडवाणी के माध्यम से मैं हिंदू राष्ट्रवाद की रचना और विकास के बारे में लिखता हूं। तो जैसे कि आप कहते हैं ना कि इसका जो स्ट्रक्चर है, कहानी का स्ट्रक्चर है, वो काफी ऑर्गेनिक था। शुरुआत में मुझे पता नहीं था कि मैं इसके बारे में लिखूं। रंगनाथ जी, आपने जिक्र भी किया कि मैंने 200 लोगों का साक्षात मैंने लिखा है, करीबन 200, 190, 200 ऐसे रखिएगा, पर मैंने आधा से सिर्फ आधा नाम मैंने लिया है किताब में, आधा नाम मैंने नहीं लिया है। और क्यों ऐसी बात क्यों है? रंगनाथ जी, जब मैंने नरसिम्हा राव के बारे में लिखा तो मुझे पता चला कि नरसिम्हा राव की कहानी है वो तो खत्म हो गई है, दी एंड। इसीलिए लोग खुल्लम उनके बारे में कहते थे। जो प्रशंसक थे, बहुत कम प्रशंसक थे, और जो आलोचक थे, ज्यादा आलोचक थे नरसिम्हा राव के बारे में, उन्होंने कहा कि हाँ, मेरी बात लिखो और मेरा नाम भी आप प्लीज लिखिएगा। क्योंकि तब डर किस बात की, क्योंकि राजनीति में नरसिम्हा राव का नाम का कोई मायना नहीं है अभी। इसीलिए कोई डर, कोई साक्षात जो मैंने साक्षात्कार किया, कोई सोर्स, कोई सूत्र भी, बहुत कम ऐसे सूत्र थे जो डरे हुए थे, जिन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं अभी भी राजनीति में हूं, इसीलिए मेरा आप प्लीज नाम मत लीजिए। ऐसे बहुत कम लोग थे। बट अगर जब आप दूसरी किताब के बारे में आप देखिएगा, जुगलबंदी के बारे में, बहुत से लोग जो वाजपेयी के कैबिनेट में थे 1998 से 2004 तक, वो उनमें से कुछ अभी भी मोदी सरकार में है। तो जब मैंने उनका साक्षात्कार लिया तो उन्होंने कहा कि नाम प्लीज आप मत लीजिए। जो भी मोदी कैबिनेट, वाजपेयी कैबिनेट में थे बट अभी भाजपा में नहीं है या उनका साइडलाइन हुआ है, जैसे कि अडवाणी, जैसे कि यशवंत सिन्हा, जैसे कि अरुण शौरी, जसवंत सिंह वो कोमा में थे, मैंने उनके बेटे का साक्षात किया, वो बोलने के लिए तैयार थे। बट जो भी अभी राजनीति में हैं, जो भी मोदी के साथ काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हाँ, हम बात तो करेंगे बट प्लीज आप नाम मत लीजिएगा। और रंगनाथ जी, आप खुद पत्रकार हैं, आपको पता है कि अगर किसी ने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बताया और मैंने उनका नाम लिया, तो मैं तीसरी किताब नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि लोग कहेंगे कि इस पर विश्वास तुम नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने जुडिशियसली कुछ तो मैंने संतुलन किया कि मैंने बहुत से नाम लिए, डॉक्यूमेंट्स मैंने दिखाए, बट यहां वहां मैंने अनोनिमस सूत्रों का इस्तेमाल भी किया है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने थोड़ा सा इमेच्योर या प्रीमेच्योर लेवल पे यह किताब लिख दी? क्योंकि अगर हम 10 साल बाद या 20 साल बाद यह किताब लिखते, हाँ, तो ये किताब ज्यादा बेहतर लिखी जाती और ज्यादा हाँ, खुल के लोग आ पाते, और हाँ, आपके पास भी एक लेखक के तौर पे ज्यादा हाँ, स्वतंत्रता होती। हाँ। नहीं, बात तो आप सही कह रहे हैं, क्योंकि बट यहाँ पे भी हमें संतुलन जरूरी है, बैलेंस जरूरी है रंगनाथ जी। जैसे कि बहुत से लोगों का, जैसे जिन्होंने मैंने साक्षात्कार किया, वो इन 2 साल में वो गुजर गए हैं। जैसे कि आप एमजी वैद्या को देखिएगा, मैंने उनका साक्षात्कार किया, वो बहुत बुजुर्ग और वरिष्ठ आरएसएस नेता थे। मैंने उनका साक्षात्कार लेने के बाद वो गुजर गए। जसवंत सिंह अभी गुजर गए हैं, अरुण जेटली गुजर गए हैं, सुषमा स्वराज गुजर गए हैं। मैंने एनएम घटाटे का साक्षात्कार बहुत लिया था, उसके बाद वो अभी वो मेरे ख्याल से 83 या 84 उनका भी निधन अभी 1-2 महीने पहले ही हुआ है। तो रंगनाथ जी, मैं सोच रहा था कि हाँ, अगर मैं वेट करूं तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बारे में लोग ज्यादा कहेंगे, पर अगर मैं ज्यादा वेट करूं तो बहुत कम लोग जिंदा रहेंगे साक्षात्कार लेने के लिए। तो इसीलिए थोड़ा बैलेंस जरूरी है। और मैं सोच रहा था कि वाजपेयी और अडवाणी, क्योंकि मेरी जो मेन फोकस है, मैं इन दोनों के बारे में लिखना चाहता हूं। ज्यादातर जो लोग उनके दुनिया में थे वो अभी भी हैं, और इसीलिए उन्होंने बोला। बट जो आप कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि अगर मैं 10 साल 15 साल और वेट करता तो जो भी आज राजनीति में है वो बात कर सकते थे। बट ये भी होता था, जरूर होता था रंगनाथ जी की, बहुत से लोग का निधन होता था, इसीलिए बैलेंस की जरूरत है। ठीक है, आपने तो बताया कि आपने ये विषय क्यों चुने, लेकिन एक रीडर का ऑब्जर्वेशन था कि तो वो नरसिम्हा राव लेकिन गांधी नेहरू परिवार के अगेंस्ट समझे जाते हैं, या माना जाता है कि गांधी नेहरू परिवार ने उनकी अनदेखी की या उनको नीचे किया। जैसे 80 और 90 के दशक में भी आपने इस चीज को हाईलाइट किया है कि कैसे कांग्रेस जो है राम मंदिर आंदोलन में को बढ़ावा दिया, या आपका उसमें उसका रोल रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं गांधी नेहरू परिवार के खिलाफ जाता है।
तो रीडर ने मुझसे आपसे ये पूछने के लिए कहा है कि क्या ऐसा तो नहीं कि आपका जो ये थीम है, जो थीमेटिक राइटिंग है, वो वो आपका जो अभी तो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ आपकी शुरू हो रही है, आपकी ये दूसरी किताब है, और आप जानते हैं कि लोगों ने पूरा करियर जैसे नेहरू पे लिख के बनाया है हाँ हाँ या हाँ नेहरू के खिलाफ लिख के बनाया है, तो हाँ। कुछ ऐसा है क्या कुछ कि गांधी नेहरू परिवार के खिलाफ थीम आप चुनते हैं? नहीं, तो बात तो सही है कि नरसिम्हा राव का सबसे बड़ा आप एनिमी कह सकते हैं, वो पहले तो अर्जुन सिंह और शरद पवार थे, फिर उसके बाद तो सोनिया गांधी थी ना। तो बात तो सही है। और पर रंगनाथ जी, अगेन मैं जो आप कह रहे हैं, जो आपके रीडर कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं गलत है, मैं परफेक्ट हूं, मेरे पास कोई भी बायसेस नहीं है, क्योंकि हर लेखक के पास एक विचारधारा है, एक फ्रेमवर्क है, और उस फ्रेमवर्क के माध्यम से वो सच्चाई को वो देखती है या देखता है, हर लेखक के पास। तो ये मैं जरूर मैं परफेक्ट नहीं हूं, ऐसे नहीं है कि मेरे पास मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव हूं, मेरे पास बायसेस नहीं है। पर रंगनाथ जी, मैंने 6 साल प्रिंसटन में मैंने पीएचडी किया है, मैंने वहां पे शोध करने की बहुत से मैंने तरीके मैंने अपनाए। जब मैं जर्नलिस्ट था तो फिर भी मैंने साक्षात्कार कैसे करें, फलाना फलाना। और इसीलिए रंगनाथ जी, ये किताब जो है हिंदी में 300 पेज जो है वो कहानी है, और पीछे आप अगर 100 पेज देखिएगा तो उसमें फुटनोट है, मेरे ख्याल से 1700-1800 फुटनोट होंगे। ठीक है, तो आप खुद, जब पाठक खुद देख सकता है कि जो तथ्य मैंने लिखे हैं वहां पे वो कहां से है, तो फिर पाठक वो देखने के बाद पाठक कह सकता है कि हाँ, यहाँ पे विनय सीतापति का बायस नजर आता है, बट नहीं, यहाँ पे तो जो तथ्य है वहां से निष्कर्ष जो है वो उसका सीधा लाइन है, आप वो भी कह सकते हैं। तो हाँ, हर लेखक के पास बायस है, इसीलिए जो मेरी जो टिप्पणी और ओपिनियन है, आप उससे मत जाइएगा। आप खुद जब आप किताब पढ़ते हो तो आप यहाँ पे आपको फुटनोट नजर आएगा कि जब जो भी तथ्य मैंने लिखा है वो कहाँ से है वो, और फिर आप पीछे जाके आप देख सकते हैं कि वो तथ्य कहाँ से आया है। थोड़ा बोरिंग है वैसे करना, पर फिर जैसे कि कह सकते हैं कि जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो ना, तो मैं आपको डिश भी देता हूं, मैं आपको रेसिपी भी, दोनों मैं देता हूं, तो खुद आप वो रेसिपी को देख सकते हैं कि हाँ, क्या उस रेसिपी से मैंने खाना बनाया है या मैंने अपना ही तड़का वहां पे डाला है। तो बात तो सही है, हर लेखक के पास ये बायस तो है। इसीलिए मैं अध्यापक हूं, इसीलिए मैं शोध और अध्ययन करता हूं, और इसीलिए मैं फुटनोट लगाता हूं। इसीलिए मैंने 200 लोगों का साक्षात्कार किया और उसमें से करीबन 100 लोगों का नाम मैंने लिया है। मैंने इतने न्यूज़पेपर्स मैंने देखे हैं, बहुत से प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स जैसे एनएम घटाटे, वीडी सावरकर, हिंदू महासभा के मैंने डॉक्यूमेंट्स लिख के मैंने फुटनोट पे लिखा है कि अगर आप उसको देखना चाहते हो तो आप कहां जा सकते हैं। तो यही है, ये बायस को बैलेंस करने का मेरे ख्याल से एक ही तरीका है कि आप पाठक के सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बनो। आपने बहुत ही अच्छा रिसर्च किया, लेकिन कुछ इस जैसे कि पहला ही चैप्टर हम ले लें, अगर हिंदू फेविकोल, और आप चूंकि पॉलिटिकल साइंस के एकेडमिशियन भी हैं, टीचर भी हैं और स्टूडेंट भी हैं, मुझे लगता है कि ये जो इसकी थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है, जो आप जिसको कह लें कि पोस्टुलेट जो आप रखते हैं अपनी किताब के लिए, वो आपको नहीं लगता है कि ये लोडेड है? क्योंकि जो हिंदू फेविकोल की बात है, तो 1925 से तो ये शुरू नहीं होती है, वो उसके 100 साल 125 साल पहले से शुरू हो जाती है। और 19th सेंचुरी के जितने भी रिफॉर्मेशन मूवमेंट है, जैसे आपने एक चीज लिखी है कि जो इन लोगों के बीच में एकता थी, आडवाणी और अटल जी के बीच में जो एकता थी, आपने थियराइज किया है, आपने एक उसमें सिद्धांत रखा है कि उन हिंदू एकता थी, या पूरा भक्ति संप्रदाय के जितने भी कबीर हैं और जितने भी बड़े कवि हैं आप देखेंगे वो वर्किंग क्लास से हैं और वो जाति विरोधी रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये जो 500-700 साल से चली आ रही परंपरा हाँ थी, हाँ या हाँ जाति विरोधी जो आंदोलन है, आर्य समाज हाँ हो चाहे हाँ ब्रह्म समाज हो, हाँ। इन सबको आपने कहीं ना कहीं रिड्यूस करके देखा है या दिखाने की कोशिश की है? क्योंकि आपने उस तरह से उसको लिखा नहीं है, और आपने उसको आरएसएस का स्पेशल फीचर बताने, मतलब दिखाने की कोशिश की है। और जैसे आपने लिखा है कि भाई अटल आडवाणी की हिंदू एकता के आधार पे थे, लेकिन अगर इससे पहले ही हम देखें, जैसे पटेल और नेहरू का जो संबंध है, अगर हम देखें तो ये दिखता, साफ दिखता है कि संगठन के अंदर पटेल पावरफुल थे। जैसे मान लीजिए आपने जैसे दिखाया है कि 80 के दशक में आते आते और 90 के दशक के भी काफी हद तक, आधे तक
आडवाणी जी का संगठन में पकड़ बहुत मजबूत हो गई थी, लेकिन हाँ। फिर भी अगर हम उसकी तुलना 1940 के दशक के पटेल से करें तो उतनी मजबूत नहीं थी। लेकिन पटेल भी नेहरू के सामने गांधी जी के आग्रह से या जिन वजहों से भी झुक गए। या पहले अगर आप देखें तो जो आजादी के समय में है कि चाहे वो मौलाना आजाद हो या जाकिर हुसैन हो और बहुत तरह के नेता हो, कांग्रेस को ही ये माना जाता था कि कांग्रेस कम्युनिस्ट भी उसमें शामिल हैं, उसमें आरएसएस के लोग भी, इवन आरएसएस के जो फाउंडर हैं हेड डॉक्टर हेडगेवार, वो भी 1930 तक 31 तक करीब करीब कांग्रेस के मूवमेंट्स में शामिल होते रहे। तो आपको नहीं लगता कि रंगनाथ जी, जो आप कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूं, क्योंकि आप हिंदुइज्म और हिंदू धर्म की यूनिटी के बारे में जिक्र करें और आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ 1920 से शुरू नहीं हुई, ये इससे पहले भी शुरू हुई। पर इस किताब में मैं हिंदू राष्ट्रवाद के बारे में बात कर रहा हूं, और हिंदू राष्ट्रवाद और हिंदू धर्म वो अलग से हैं। पहले पहले मैं पूछता हूं कि हिंदू राष्ट्रवाद की रचना कब हुई थी, और उसके पहले रंगनाथ जी मैं डेफिनेशन करता हूं कि अगर तुम किस चीज को राष्ट्रवाद कहते हो तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या है, तो उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उसकी परिभाषा क्या है, उस परिभाषा में क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसको राष्ट्रवाद कहने के लिए। और मैंने वो बेनेडिक्ट एंडरसन का डेफिनेशन इस्तेमाल किया है कि राष्ट्रवाद कहने के लिए 3 चीजें जरूरी है। एक तो एक आधुनिक अस्मिता, और आप कहते हैं कि 19th सेंचुरी में रिफॉर्म मूवमेंट्स में ही हम आधुनिक हिंदू अस्मिता हम देखते हैं, जैसे विवेकानंद, बंकिम चंद्र, भूदेव मुखोपाध्याय, आर्य समाज, और इस बात से मैं सहमत हूं। और दूसरा जो इंग्रेडिएंट है राष्ट्रवाद कहने के लिए वो है जमीन और टेरिटरी। और मैं कहता हूं कि हिंदू धर्म में हजारों सालों से ये सीक्रेट ज्योग्राफी की, हमारी जो हिमालय ऊपर और ओशंस नीचे और इंडस वैली, इंडस सिंधु रिवर, उसका जिक्र है। तो 1920s के पहले ही हम राष्ट्रवाद के 2 इंग्रेडिएंट्स हम देख सकते हैं। एक है एक हिंदू आधुनिक अस्मिता जिसका जिक्र आपने किया, और दूसरा है जमीन या टेरिटरी। बट एक तीसरा अंग जो है वो 1920s तक नहीं था, और ये था एक हिंदू राज्य, हिंदू स्टेट। और मैंने यहाँ पे दिखाया भी है कि हिंदुओं में पॉलिटिक्स, एक जैसे कि क्रिश्चियनिटी में पेपल स्टेट का जिक्र है, ये एक कैलिफेट का जिक्र इस्लाम में है, या न्यू मेडिना का जिक्र इस्लाम में है। हिंदू धर्म में ये कभी नहीं था। हिंदू धर्म में राजा तो मैं हिंदू तरीके से राज्य कर रहा हूं ये कभी नहीं है। अगर आप तुलसीदास के रामायण को भी देखो और राम राज्य को भी देखो, वो ऐसे नहीं है कि ये एक हिंदू फॉरेन पॉलिसी है, इकोनॉमिक्स है, वो हिंदू स्टेट बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि 1920s में हिंदू राष्ट्रवाद की स्थापना हुई, क्योंकि 1920s में एक जो हिंदुत्व बुद्धिजीवी थे जैसे सावरकर, उन्होंने थियोरी दिया था एक आधुनिक हिंदू अस्मिता का, उन्होंने टेरिटरी का जिक्र किया। और फिर जब उन्होंने वो निबंध लिखा हिंदुत्व के बारे में, वो इलेक्शंस और चुनाव देख रहे थे, क्योंकि 1920s में नया क्या है रंगनाथ जी जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, क्योंकि आप जो कह रहे हैं तो हिंदू धर्म तो बहुत हजारों साल पुरानी है, बट 1920s में नया है कि अंग्रेजी सरकार, जो साम्राज्यवाद सरकार थी, उन्होंने पहली बार इलेक्शंस का इंट्रोडक्शन किया इंडिया में। 1920s में सबसे बड़ा मेरे ख्याल से 3 बार इलेक्शन हुई मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बाद। और तब जो आधुनिक हिंदू बुद्धिजीवी थे वो उन्होंने समझा कि हाँ, हम तो चुनाव हमारे लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये करने के लिए एक हिंदू वोट बैंक या हिंदू यूनिटी की जरूरत है। ये मैं कहता हूं हिंदू फेविकॉल, और ये हिंदू फेविकॉल इलेक्शंस या चुनाव से ही शुरू हुई। हाँ, पहले तो लोग बात करते थे कि शिवाजी ने हिंदुओं को यूनाइट किया, बट वो आधुनिक तौर पर इसको इलेक्शंस और वोट बैंक में कन्वर्ट करना ये 1920s में शुरू होती है। इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे कि हिंदू राष्ट्रवाद की रचना, हिंदू धर्म की रचना नहीं, हिंदू राष्ट्रवाद की रचना जो एक आधुनिक विचारधारा है, इसकी स्थापना, इसकी रचना 1920s से शुरू हुई। इसीलिए मैंने कहा कि जो ये हिंदू फेविकॉल है, जो वो वेपनाइज करते हैं, जो वो वोट बैंक में तब्दील करते हैं, उसकी स्थापना और सावरकर को पहली बार इसकी समझ
1920s में हुई, इसीलिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1920s में हुई, इसीलिए हिंदू महासभा जो पहला हिंदू पार्टी था वो ऑल इंडिया लेवल पे 1920s पे हिंदू महासभा की रचना हुई। और कारण एक ही है, चुनाव। और इस किताब में एक बहुत बड़ी मुख्य बिंदु है रंगनाथ जी की हिंदू राष्ट्रवाद और चुनाव, वो उनकी जुगलबंदी, आप वो दो एक जोड़ी है। और अगर आप चुनाव को समझेंगे नहीं तो आप हिंदू राष्ट्रवाद को समझ नहीं सकते हैं। अगर आप वोट बैंक को समझ नहीं सकते हैं, आप हिंदू राष्ट्रवाद को समझ नहीं सकते हैं। विनय, सचमुच ये बहुत ही अहम बात की। और रंगनाथ जी, हिंदू धर्म में पॉलिटिक्स के बारे में बहुत कम था। अगर आप ऐतिहासिक हिंदू धर्म को देखिएगा कि कौन राजा है, राजा को किस तरह करना है। हाँ, हम कहते हैं राम राज्य, बट वो राम राज्य वो एक बहुत सेक्युलर आइडिया है, वो सिर्फ हिंदुओं का आइडिया नहीं है। आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व जो है या हिंदू राष्ट्रवाद जो है वो एक चुनावी करेंसी है, और इसकी चुनावी संभावनाओं को शायद सावरकर ने सही समय पे समझा, या दूसरे आरएसएस के विचारकों ने। लेकिन मैं आपकी भी किताब में देख रहा था और दूसरी किताबों में भी देखता हूँ कि जो आरएसएस की ग्रोथ है, आरएसएस का विकास है या भाजपा का विकास है, तो पहले जो संस्थापक थे डॉक्टर हेडगेवार, उनकी भूमिका फुटनोट जैसी हो जाती है। आपने 1670 रेफरेंस यूज किए हैं। हाँ। और आपकी भी किताब में कि गोलवलकर से जो है ज्यादा मटेरियल इसमें है, या आपने जैसे जिक्र किया है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बेसिकली हिंदू महासभा के नेता थे, तो उनको गोलवलकर जी ने उसको हेल्प किया कि भाई लीजिए, मैं आपको ये 5 लोग देता हूं काम करने के लिए। तो ऐसा क्या है कि हेडगेवार फुटनोट में चले गए, और क्या आपने अपने काम में देखा कि हेडगेवार के चिंतन में और गोलवलकर के चिंतन में कोई बुनियादी अंतर था या मतभेद था? मेरे ख्याल, एक तो आपने किताब सही तरह पढ़ी है, तो मैं तथ्य पे मैं आर्गुमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपने सही तरह पढ़ी। मेरे ख्याल में हेगड़ेवार ने जरूर स्थापना की आरएसएस की, बट 1920s और 1930s में आरएसएस सिर्फ नागपुर एरिया और मेरे ख्याल से ग्वालियर एरिया में वो प्रचलित था, वो ऑल इंडिया लेवल पे नहीं था, बहुत कम लोग थे, उनका राजनीति में योगदान मेरे ख्याल से कम था। अब अगर आप गोलवालकर की बात कर रहे हैं तो वो 1940s में वो सरसंघचालक बने, सबसे वरिष्ठ नेता आरएसएस के, और 1973 तक थे, तो वो 33 इयर्स तक वो थे वहां पे सरसंघचालक। और ये ही आरएसएस के सबसे इम्पोर्टेंट फेज है, इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण युग है। तो एक कारण ये है। दूसरा, ये आपने कहा कि इनके विचारधारा में क्या कुछ अलग से हैं, मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि जब वीडी सावरकर ने हेगड़ेवार से पूछा कि मैं अभी हिंदू महासभा का अध्यक्ष हूं, ये 1930s की बात है, प्लीज आप मुझे चुनाव के समय आप आरएसएस को मुझे आरएसएस का हेल्प चाहिए, आरएसएस का सहयोग चाहिए, तो हेगड़ेवार ने नहीं कहा, क्योंकि हेगड़ेवार ने कहा हम एक गैर राजनीतिक संगठन है, हमें राजनीति से कोई कुछ लेना देना। और गोलवलकर भी ऐसे ही सोचते थे। इनफैक्ट आप हेगड़ेवार तो डॉक्टर थे, वो मेरे ख्याल से वो काफी आधुनिक थे, पर हालांकि गोलवलकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, पर वो रामकृष्ण मिशन में वो उन्होंने प्रचार भी किया है, तो वो काफी धार्मिक मिजाज के थे हेगड़ेवार के की तुलना से। पर फिर भी उन्होंने भी कहा कि मुझे राजनीति से कुछ भी लेना देना। और मैंने कहा था, मैंने यहाँ पे लिखा है कि उनका मन तब बदला, तब पलटा, जब गांधी जी के हत्या के बाद आरएसएस का बैन हुआ था, मेरे ख्याल से 15-16 महीने के लिए अप्रोक्सीमेटली। और उसके बाद गोलवलकर को ये समझ आई कि नहीं, इंश्योरेंस के तौर पर, बतौर इंश्योरेंस आरएसएस को एक राजनीतिक पार्टी जरूरी है, और इसीलिए जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई। तो बात तो आप सही है कि मैंने हेगड़ेवार पर कम जोर और गोलवलकर पर ज्यादा जोर डाला, बट मुझे ऐसे लगता है कि गोलवलकर का जो योगदान है वो हेगड़ेवार से बहुत ज्यादा है। और आरएसएस तब, हेगड़ेवार के युग में आरएसएस बहुत छोटा संगठन था, बहुत कम लोग उसके बारे में जानते भी थे। लेकिन आपने इसको दिखाया है कि जो भारतीय जनता पार्टी है बेसिकली भारतीय जनसंघ का ही नया नाम है। बिल्कुल। तो उसकी यात्रा जो है 1951 से लेकर
हाँ, और रंगनाथ जी 1967 के इलेक्शन में जनसंघ संसद में मेरे ख्याल से द्वितीय पद में थे, अगर आप वोट शेयर देखिएगा, और तीसरी पद में थी अगर आप सीट शेयर देखिएगा। तो ये इसकी जो यात्रा है वो काफी पुरानी है, क्योंकि जैसे आपने जिक्र किया, लोग कहते हैं कि 1984 1984 में उनको सिर्फ 2 सीट मिले, फिर वो ऐसे गए। तो लोगों की जो ऐतिहासिक मेमोरी है वो 1984 से शुरू होती है, और इसीलिए मैंने ये किताब लिखा कि नहीं, आप 1920s पे प्लीज जाइएगा। और वहां 1920 से अगर आपने यात्रा शुरू की तो बहुत से लोग हैं वाजपेयी और अडवाणी छोड़ के, जैसे मैंने कहा, दीनदयाल उपाध्याय, दत्तोपंत ठेंगड़ी, श्याम प्रसाद मुखर्जी, बलराज मधोक, विजय राजे सिंधिया, जिनका योगदान काफी रहा है उस समय में। इस सवाल पे भी मैं आना ही चाहता था कि आपने किताब में दिखाया भी है, और आरएसएस के जो कैडर थे या जो कार्यकर्ता थे या स्वयंसेवक थे, उनकी मुख्य भूमिका थी भारतीय जनसंघ की शुरुआत से ही। लेकिन या जैसे आपने कहा कि डॉक्टर हेडगेवार उतने प्रभावशाली नहीं थे, गोलवलकर संगठन के स्तर पर प्रभावशाली थे, लेकिन फिर भी वो एक सांस्कृतिक संगठन मानते थे आरएसएस को। और कहा जाता है कि जो जब बाला साहब देवरस का जमाना आया, आरएसएस का जो राजनीतिकरण या राजनीति की तरफ झुकाव बढ़ा। लेकिन आपकी किताब से पढ़ के मे भी मेरा इंप्रेशन गलत पड़ा हो कि कहीं कहीं लगता है कि जैसे कि वाजपेयी जी के आगे देवरस साहब दब गए थे। और खैर, इस पे पहले आप बताइए कि ये मैं दोनों को समझना चाहता हूँ, क्योंकि जो पब्लिक परसेप्शन में हम तो यही मानते हैं कि वो एक जमाने तक बड़े पावरफुल थे, बाद में थोड़े कमजोर हुए। लेकिन आपकी किताब पढ़कर ऐसे लगता है कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी शुरू से ही, या आडवाणी जो शुरू से ही 1960 के दशक से ही, अगर 57 में वो संसद पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद से क्या उनका सचमुच इतना प्रभाव था आरएसएस प्रमुख के समकक्ष या आरएसएस के प्रमुख पदाधिकारियों के समकक्ष? पहली बात है रंगनाथ जी की, आपको व्यक्तिगत संबंध को भी देखना होगा। वाजपेयी जी एक मजेदार व्यक्ति थे। वो मेरे ख्याल से वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े राजनीतिक प्रवक्ता हैं, उनके सामने कोई भी नहीं है। और उनका निजी संबंध गोलवलकर और खास तौर बाला साहेब देवरस और रज्जू भैया के साथ ज्यादा था। उनका और सुदर्शन का बिल्कुल नहीं, केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं था। तो एक तो आप कहते हैं कि एक व्यक्तिगत या निजी संबंध को भी हमें देखना होगा और उसकी समीक्षा भी हमें करनी होगी, वो एक बात है। दूसरी बात है व्यावसायिक या आप कहते हैं कि विचारधारा का संबंध। वाजपेयी जी ने आरएसएस को समझाया और मनाया कि अगर हिंदू राष्ट्रवाद को सत्ता में आनी है तो वो सिर्फ कट्टरवादी रास्ते से चलेंगे तो नहीं आ सकती है। उनको मैंने यहाँ एक डील का जिक्र किया है 1971 के आसपास, जब वाजपेयी और ने गोलवलकर को समझाया कि अगर हिंदू राष्ट्रवाद को पहले तो अगर वो मेन ऑपोजिशन पार्टी बननी है कांग्रेस के खिलाफ, और उसके बाद अगर वो उसको सत्ता में आनी है, तो हाँ, काडर के लिए कट्टरवादी बनना जरूरी है, पर बाकी पार्टियों के लिए, बाकी हिंदुओं के लिए उदारवादी बनना भी जरूरी है। और जो भी आरएसएस की अंदर की सोच है, बाहर से वो उन्होंने हाँ कह दिया, क्योंकि उनको भी सत्ता में आना था, उनको भी हिंदू राष्ट्रवाद को चुनाव के समय सहयोग करना था। तो जो आप कह रहे हैं ना कि वाजपेयी का जो प्रभाव है आरएसएस के ऊपर, ये एक बुद्धिजीवी का प्रयाग, ये विचारधारा का प्रयाग है कि अगर टैक्टिक्स, षड्यंत्र का प्रभाव है कि अगर हमें सत्ता में आनी है तो थोड़ा तो उदारवादी बनना जरूरी है। बट मैंने रंगनाथ जी ये भी दिखाया कि 1985 के बाद वाजपेयी का प्रभाव कम पड़ा। आरएसएस, बाला साहेब देवरस जो वाजपेयी को चाहते थे, उन्हीं ने वाजपेयी को ऑर्डर दिया कि आप पार्टी अध्यक्ष पद से आप नीचे उतरें, और अडवाणी को पार्टी अध्यक्ष बनाया गया। और 1985 से मेरे ख्याल से 1993 1994 तक वाजपेयी का प्रभाव हिंदू राष्ट्रवाद में कम था। वो साइडलाइन हो गए थे, और अडवाणी की कट्टरवादी सोच भाजपा का सोच बन गया था इन 8-9 सालों में। आमतौर पे आरएसएस के विचारक भी और नेता भी यही कहते हैं कि वो जातिवाद के खिलाफ हैं और जाति तोड़ना उनका एक मकसद है। तो लेकिन आरएसएस के जो जैसे प्रमुख हैं, बार बार आरोप लगता है
कि आरएसएस एक रज्जू भैया को छोड़ दिया जाए, हाँ खास कुल समुदाय और एक खास भौगोलिक एरिया, जियोग्राफिकल एरिया के ही ब्राह्मण जो हैं हाँ आरएसएस को हेड करते रहे हैं। तो इसको आप चूंकि इस पूरे डॉक्यूमेंट से गुजरे हैं, 100 साल की हिस्ट्री से गुजरे हैं, 3, 4 या 5, 7, 10 जो सबसे बड़े लोग रहे हैं इस पूरे संगठन को खड़ा करने में, पार्टी को, उनके जीवन से और काम से गुजरे हैं। आपको क्या लगता है कि सचमुच ये जो आरोप लगता है वो सच है कि आरएसएस की कहने की राजनीति ये है कि जातीय खत्म करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो ब्राह्मणवादी वर्चस्व बनाए रखना चाहता है? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और इसीलिए इस किताब में मैंने इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए मैंने काफी समय और काफी पृष्ठों को मैंने बिताया है इसका सवाल ढूंढने के लिए। और एक तो जो आप कह रहे हैं रंगनाथ जी, आप सही कह रहे हैं कि अगर आप आरएसएस के सरसंघचालकों को देखिएगा तो रज्जू भैया जो ठाकुर थे मेरे ख्याल से, उनको छोड़ के सभी लोग एक तो मराठी स्पीकिंग ब्राह्मण थे। के एस सुदर्शन कर्नाटक में थे, बट वो कर्नाटक स्पीकिंग ब्राह्मण थे, पर वो मराठी बोल सकते थे। और ज्यादातर अगर आप वरिष्ठ लीडरशिप, सीनियर लीडरशिप को आप देखेगा आरएसएस से, तो शुरुआत में वो महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों में ही दो ऐसे सब कास्ट कहते हैं, देशस्थ और कराड़े, वो उन्हीं से ही हैं। और इसीलिए उनके जो आलोचक थे वो हमेशा कहते हैं कि देखो ये तो ब्राह्मणों का पार्टी है, ब्राह्मणों की सोच विचार है, जो आप हिंदू कहते हैं वो असल में ब्राह्मणवाद ही है। पर मैंने इस किताब के माध्यम से रंगनाथ जी पाठकों को ये दिखाया है कि अगर हिंदू राष्ट्रवाद सिर्फ ब्राह्मणों का पार्टी होता तो उनको सिर्फ 6% मिलते वोट। उनका ब्राह्मणों का वोट बैंक सिर्फ 6% है। अगर वो सिर्फ सवर्णों की पार्टी होती तो उनको 20% मिलती। और सावरकर को भी ये पता है, सावरकर जात के खिलाफ थे, वो अनटचेबिलिटी के खिलाफ थे। गोडसे, हालांकि जिनने गांधी जी को मारा, वो भी जात के खिलाफ थे। और जात के खिलाफ क्यों थे? क्योंकि उनको वोट बैंक पाना जरूरी था। उनको ऐसे लगता था कि अगर हिंदू चुनाव जीतना चाहते हैं तो हिंदुस्तान के जो 80% हिंदू हैं उनको एक बनकर वोट करना पड़ेगा। और अगर ऐसी बात है तो सिर्फ ये ब्राह्मणों और सवर्णों की पार्टी नहीं हो सकती है। तो हालांकि शुरुआत में जो भी वरिष्ठ नेता थे वो सवर्ण थे, ये उनके डीएनए में नहीं है। और शुरुआत में ही रंगनाथ जी ये एक प्रगतिशील, ये जात बतौर, अगर आप जात देखिएगा तो ये एक प्रगतिशील विचारधारा है। मैंने ये भी दिखाया है कि अगर आप धर्म को देखिएगा तो ये एक रिग्रेसिव, एक्सक्लूसिव विचारधारा है। शुरुआत में ही हेगडेवार को ये पसंद नहीं था कि नागपुर के पास एक सूफी दरगाह है जहां पे हिंदू और मुसलमान दोनों जाते थे, उनको बिल्कुल ये पसंद नहीं था। क्योंकि जो हिंदू और मुसलमान की परिभाषा है, का डेफिनेशन है, ये हेगडेवार और आरएसएस इसको अलग रखना चाहती है। इसीलिए ये पूरा लव जिहाद का लॉबी है। तो मैंने ये किताब में ये दिखाया है कि धर्म अगर आप देखिएगा तो ये एक्सक्लूसिव और रिग्रेसिव है, पर अगर आप जात के बारे में देखिएगा तो ये एक इंक्लूसिव प्रगतिशील पार्टी है। 1980 में ही उन्होंने ये कोशिश किया, गोविंदाचार्य इसको सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, कि उत्तर भारत के जो ओबीसीज हैं वो पार्टी में आए। इसीलिए मेरे ख्याल से दो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के वो बीजेपी मुख्यमंत्री थे, जैसे कि कल्याण सिंह और उमार भारती, और वो ओबीसी हैं। और आज अगर आप देखिएगा, आज 100 साल बाद रंगनाथ जी, अगर आप जात और बीजेपी के बारे में आप समीक्षा करें तो 2019 के इलेक्शंस में दलित, आदिवासी और ओबीसी, उन्होंने मोदी को सबसे ज्यादा वोट उन्होंने दिया है। और आज अगर आप देखिएगा रंगनाथ जी, तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भाजपा के हैं और वो एक ओबीसी हैं, एक मोद घांची जात के जो तेली का ऑयल एक्सट्रैक्टर अंग्रेजी में कहते हैं, वो नरेंद्र मोदी हैं। और आज आप देखिएगा तो हमारी जो राष्ट्रपति हैं वो भी एक दलित समुदाय से हैं, वो एक पिछड़े समुदाय से हैं। तो ये एक कोइंसिडेंस नहीं है। हिंदू राष्ट्रवाद में हालांकि जो पहले लीडर थे वो सवर्ण थे, बट पहले से ही वो जात में प्रगतिशील थे। पर धर्म अगर आप देखेगा, खासकर मुसलमानों के खिलाफ, तो ये एक रिग्रेसिव विचारधारा है। और शुरुआत में ही
ये एक रिग्रेसिव विचारधारा है। और किताब की जो मुख्य कहानी ये है कि ये सब चुनाव और वोट बैंक बनाने से इसका इंसेंटिव शुरू हुआ है। बीजेपी के, आरएसएस के जो क्रिटिक हैं वो उसको कहीं ना कहीं नाजीवादी पार्टियों के मॉडल पे नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो मेरी तरह जो अंग्रेजी में लिखते हैं, मेरे ख्याल से रंगनाथ जी, ज्यादातर वो यूरोपियन इतिहास को देखते देखते फिर वो कहते हैं कि भाजपा को हमें समझने के लिए हमें यूरोप जाना होगा, हमें नाजी पार्टी या हिटलर को समझना होगा। ये मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि जो आलोचक और जो ऑपोजिशन है वो हमेशा ये कहती रही है, और ये आज की बात नहीं, 1940s में ही कांग्रेस कहती थी ये तो नाजी पार्टी है। 1940 से ही उन्होंने आरएसएस को कहा है कि ये नाजी पार्टी है, और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि वोट मत दे दो गांधी के हत्यारों को। ये जो आलोचक हैं, ये उनके जो मुख्य बिंदु ये दो हैं। ये मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि अगर आप फैसिस्ट की परिभाषा का डेफिनेशन आप देखिएगा तो उसमें सबसे अहम चीज है कि जो फैसिस्ट हैं वो चुनाव नहीं पसंद करते हैं। हिटलर खुद मानते थे कि चुनाव गलत है, 1 पर्सन 1 वोट गलत है, क्योंकि ऐसे कुछ लोग हैं जो आर नेचुरली सूटेड टू रूल, ये हिटलर मानते थे। इसीलिए जब हिटलर सत्ता में आए, 2 बार वो जीते, तो दूसरी बार जब वो आए तो उन्होंने इलेक्शंस बंद कर दिया, उन्होंने चुनाव बंद कर दिया, और राइक्सटैग जो कहते हैं, जो जर्मनी का संसद था, उन्होंने उसको बंद कर दिया। पर वाजपेयी, अडवाणी या अमित शाह, मोदी ऐसे नहीं है, सुबह से शाम तक वो चुनाव के बारे में सोचते हैं। या तो बंगाल का जो एक राज्य चुनाव हो, या तो एक म्युनिसिपल इलेक्शन हैदराबाद के बारे में अगर आप देखिएगा तो वो वहां पे जाते हैं। हाँ, वो उदारवादी नहीं है, वो मेजॉरिटेरियन है, बट हिंदू राष्ट्रवाद की रचना चुनाव से हुई है। सुबह शाम तक वो सोचते हैं कि हम 1 पर्सन 1 वोट, एक आदमी एक मत को हमारी तरफ हम हासिल कैसे करें। फैसिस्ट लोग ऐसे नहीं करते हैं। इसीलिए हाँ, आप आलोचना करो भाजपा का अगर आप करना चाहते हो, बट आप यूरोपियन शब्दों का प्रयोग मत कीजिएगा, क्योंकि ना तो जो हिंदुस्तानी मतदाता हैं वो ज्यादातर फैसिस्ट या हिटलर के बारे में कुछ ज्यादातर वो जानते हैं, या उनकी रुचि उसके बारे में है। और फिर ये गलत है। आप हिंदू धर्म को समझिएगा, जात को समझिएगा, धर्म को समझिएगा, और फिर आप हिंदू राष्ट्रवाद समझ सकते हैं। तो किताब में भी जैसा आपने दिखाया कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो राष्ट्रीय परिदृश्य में अहम भूमिका शुरू होती है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के हिंदी अनुवादक के तौर पे उनकी एक एंट्री होती है। तो आपको क्या लगता है कि जो आरएसएस मूलतः, आपने भी बताया कि शुरुआत के सारे ही संघ प्रमुख मराठी बोलने वाले एक समुदाय से थे, और लेकिन हिंदी भाषा को लेकर जो उनकी नीति थी वो कम्युनिस्ट पार्टी से अलग थी, या आजादी से पहले कांग्रेस भी जैसे हिंदुस्तानी जबान को मानती थी कि वो राष्ट्रीय जबान है, लेकिन आजादी के बाद बेसिकली जो रूलिंग क्लास है उसकी भाषा अंग्रेजी ही रह गई। और आरएसएस ने लेकिन इस चीज को माना कि आरएसएस के जो कैडर हैं या नेता हैं, चाहे वो तमिलनाडु के हों चाहे केरल के हों, वो अच्छी हिंदी बोलते हैं और हिंदी में ही बातचीत करना पसंद करते हैं। हाँ, नहीं, बिल्कुल। और इसका ये एक ही कारण है कि यूनिटी, कि जो हिंदुस्तानी हैं उन्हें एक साथ अगर उनके बीच बात करनी है तो आप एक भाषा में बोलिएगा, और वो भाषा तो फॉरेन भाषा नहीं होनी चाहिए, वो हमारी हिंदुस्तानी भाषा होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने हिंदी का प्रयोग किया। और रंगनाथ जी, आपने जो कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो हिंदी है वो आरएसएस की भाषा नहीं थी। जो घर में अगर आप मोहन भागवत को देखिएगा, वो हिंदी नहीं बोलते हैं, वो मराठी बोलते हैं। फिर भी उनको ऐसे लगा कि एक भाषा जरूरी है। और आपने ये भी जिक्र किया कि गांधी जी भी ये कहते थे कि कांग्रेस का जो संगठन की भाषा है वो हिंदुस्तानी या हिंदी होनी चाहिए। पर फिर 1947 के बाद ये हुआ नहीं। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक ही कहा। आप ये भी देखिएगा रंगनाथ जी की नरेंद्र मोदी की पहली मातृभाषा हिंदी नहीं है, गुजराती है। और जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जब हिंदी बोलते हैं वो उनकी द्वितीय भाषा है, सेकंड लैंग्वेज है, फिर भी वो हिंदी बोलने में इतने माहिर है। और इस विडंबना और इस कॉन्ट्रडिक्शन का एक ही उत्तर है, और वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। बचपन से ही जब आरएसएस के बच्चे आरएसएस शाखा जाते हैं तो वो हिंदी में बात करते हैं, और एक सांस्कृतिक हिंदी कहते हैं वो, उसमें वो बात करते हैं। इसीलिए जब बड़ौदा से जब नरेंद्र मोदी 2014 में वो बनारस के चुनावी क्षेत्र में वो आए,
तो वो बनारसी हिंदी वो अच्छी तरह बोल सकते थे, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्रवाद और आरएसएस की 100 साल पुरानी मकसद है। अब आपका आखिरी में ये पूछना चाहूंगा, लास्ट सवाल है मेरा विनय, कि ये किताब तो बहुत अच्छी है और इसके लिए आपको बधाई। तो अगली किताब आपकी क्या आने वाली है आपकी? पता नहीं रंगनाथ जी, क्योंकि इसका अनुवाद अभी हिंदी में हुआ है, तेलुगु में भी हुआ है, 6-7 और भाषाओं में ये अनुवाद होगा, क्योंकि जो आपके दर्शक हैं जो अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, या हिंदी में पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। तेलुगु में भी इसका अनुवाद हुआ है, तो एक साल तो लगेंगे, उसके बाद मैं सोचूंगा। और मैं तो लेखक की जिंदगी रंगनाथ जी पत्रकार की जिंदगी की तरह नहीं है, काफी बोरिंग है। 3-4 साल लगते हैं ये लिखने के लिए, तो अभी ये मजा तो आता है आपके साथ बात करने में, बट अभी 3-4 साल काफी बोरिंग जिंदगी होगी मेरी। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए विनय, और आपकी अगली किताब भी, दोनों किताबें सफल रही हैं, तो हमें आपकी तीसरी किताब का इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया रंगनाथ जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रंगनाथ जी, और आपने बहुत तीखे प्रश्न भी पूछे और काफी एकेडमिक प्रश्न पूछे, तो मजा आया। थैंक यू वेरी मच।